हाय, ट्रेलर देखना है? मूवी का नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम है भवि और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ट्रेलर है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की प्रकृति पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये एक तरह से ट्रेलर हो गया। उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर ले रहे हैं उसमें मैं डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगी ताकि आप इसको पूरा देख लो, तब आपको वो सब चीज़ें याद हो जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी निमोनिक टेक्निक। लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली क्या है, हमारा इंडेक्स है। क्या क्या देखना है हमें? इंट्रोडक्शन देखना है, नेचर देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिटरी फीचर्स देखना है, फेडरल फीचर्स देखना है और कंक्लूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट। बेसिकली अगर कुछ पढ़ा जाता है तो वो किसी पर्पस के लिए पढ़ा जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सब सिटीज़न को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही है जो हमारे पूरे इंडिया को गवर्न करता है। उसके अलावा जो एस्पिरेंट्स है उनको भी ये पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है और एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेचर के बेस पे। आपको जो प्रीलिम्स हुआ तो उसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए थे नेचर से रिलेटेड, और एमपीपीएससी मेंस में भी पूछे गए थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है 2020 मेंस का। इसमें बोला है कि हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमें फेडरेशन पढ़ना होगा जो कि नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल नेचर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये चीज़ पढ़नी होगी। और यही चीज़ रिपीट करते हुए एमपीपीएससी मेंस ने भी पूछा है, इंडियन फेडरलिज्म इज मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कमेंट। ये 2022 की मेंस में पूछा गया था। तो ये भी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो यूपीएससी में 2020 में जो क्वेश्चन आया है वही एमपीपीएससी में थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। अब देखो एक और क्वेश्चन आया है, फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज, एक्सप्लेन। तो इसमें भी जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो पहले हमें फेडरल नेचर पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें एक फेडरल नेचर का इम्पॉर्टेंट फेडरल फीचर है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है ये? एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल सैंक्टिटी है। लीगल सैंक्टिटी क्या होता है? लीगल मतलब कानूनी, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। तो ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा दस्तावेज जिसमें कानूनी पवित्रता है, जैसे कि जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं तो उनमें पवित्रता होती है, पर ये जो दस्तावेज है इसमें क्या है? कानूनी पवित्रता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ कानूनी पवित्रता है, लीगल सैंक्टिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उनका फ्रेमवर्क सेट करता है और उनके प्रिंसिपल फंक्शंस बताता है। ठीक है, और डिक्लेयर करता है प्रिंसिपल जो कि गवर्न करे उनके ऑपरेशन का। तो कुल मिला के क्या बोला है इसमें? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्गन्स होते हैं, क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो उसका फ्रेमवर्क सेट करता है। और दूसरी चीज़, ये जो तीनों ऑर्गन है इनके क्या फंक्शंस होंगे वो बताता है। और उसके अलावा जो भी प्रिंसिपल इन ऑर्गन्स के ऑपरेशन को गवर्न करते हैं वो ले डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? बेसिकली
ये क्या है, रूल्स है। रूल रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप टू वन अनदर। वही चीज़ है, रूल है जो कि रेगुलेट करते हैं कि जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनका फ्रेमवर्क क्या होगा और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा। अब ये जो रूल्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लीगल रूल्स जो कि स्ट्रिक्ट सेंस में लिए गए हैं, और दूसरे हैं यूसेजेस के लिए जो कि हम उसे कॉमनली कन्वेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सेंस में कैसे बोला गया है कि ये एनफोर्सिएबल होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको एनफोर्स करा सकते हो। तो आप ये जो रूल्स है ये स्ट्रिक्ट सेंस में है कि आपको इन्हें फॉलो करना होगा और स्टेट को प्रोवाइड करना होगा। बाकी जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये क्या है, रूल्स है यूसेजेस के। मतलब ये कन्वेंशंस है, ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये एनफोर्सिएबल नहीं होते, ये आपको फॉलो करना है, ये ऑब्लिगेशंस है आपके ऊपर कि एज ए सिटीजन आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल सैंक्टिटी है। ओके, और ये जो है फ्रेमवर्क सेट करता है गवर्नमेंट और उसके ऑर्गन्स का, और ये गवर्न करता है प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन, और रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन इट्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लीगल रूल्स इन स्ट्रिक्ट सेंस एंड ऑफ यूसेजेस कॉमनली कॉल्ड कन्वेंशंस। ओके, तो इससे क्या समरी निकल के आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी लीगल सैंक्टिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उनका फ्रेमवर्क है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें सारे प्रिंसिपल फंक्शंस दिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट है और उसके ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो ये तीन ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के। और लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इन कानून का इम्प्लीमेंटेशन करती है, क्रियान्वयन करती है। और जुडिशरी क्या करती है, ये जो कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको रिव्यू करने का काम करती है। वो इसमें दो रूल्स हैं, एक स्ट्रिक्ट सेंस में है और एक यूसेजेस कॉमनली कॉल्ड एज कन्वेंशन। तो कुल मिला के क्या चीज़ है, 5 चीज़ है। पहली चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल सैंक्टिटी है। दूसरी चीज़, ये फ्रेमवर्क बताता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो है फंक्शंस रखता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के, कि जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करेगी, कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगी, इन कानून का क्रियान्वयन करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जुडिशरी है वो क्या करेगी, इन कानूनों का रिव्यू करेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन बताती है। उसके अलावा इन जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करती है। और तीसरी और लास्ट चीज़ क्या है कि इसमें रूल्स है, स्ट्रिक्ट सेंस में भी है और कन्वेंशन के फॉर्म में भी है। ठीक है, हम देख रहे थे कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो यूनिटरी है, क्या वो फेडरल है, या वो क्वासी फेडरल है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो यूनिटरी फीचर्स है वो क्या, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है, तो यूनिटरी में क्या होता है कि जो पावर होती है वो गवर्नमेंट की, वो सेंट्रलाइज होती है एक ही गवर्नमेंट में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, जापान में है, चाइना में है, फ्रांस में है। और दूसरी चीज़ जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल में क्या होता है कि डिवीज़न होता है पावर्स का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और दोनों अपने स्पीयर्स में इंडिपेंडेंट होती है और वो कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा और ब्राज़ील में होता है। ठीक है, तो
हम ब्रिटेन, जापान, चाइना, यहाँ पे हम देखें तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी कैसे कि वहाँ पे एक ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके पास सारी पावर्स है। चाइना देख लो, चाइना में क्या है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स है। अब फेडरल टाइप की गवर्नमेंट कहाँ पे है, तो यूएस में देख लो। यूएस में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सारे स्टेट्स अपने स्पीयर्स में इंडिपेंडेंट होते हैं और वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, फेडरल प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो प्रोफेसर वियरे ने ऑब्जर्व किया है फेडरल प्रिंसिपल का मतलब क्या है। इट इज़ द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स, पावर्स को डिवाइड करने की मेथड है। जनरल और रीजनल गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है विद इन देयर ओन स्पीयर्स। जो जनरल और रीजनल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये जनरल और रीजनल गवर्नमेंट है, ये दोनों अपने ही स्पीयर्स में इंडिपेंडेंट होती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ समन्वय बना के चलती है। और चौथी चीज़ है कि वो अपने ही स्पीयर्स में काम करती है, अपने ही स्पीयर्स में काम करती है। और पांचवी चीज़ है कि एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है या स्टेट गवर्नमेंट ऊपर है। फेडरल फीचर्स में यही चीज़ है कि दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब कुल मिला के समझ में आ गया ना क्या है फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल ये है कि जब दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की हो गई और एक स्टेट की हो गई, एक सेंटर की हो गई और एक स्टेट की हो गई, तो जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट तो करती है, पर वो इंडिपेंडेंटली काम करती है अपने ही स्पीयर्स में। और इन दोनों के बीच में पावर्स का डिवीज़न होता है। और उसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होती है। कुल मिला के यही है फेडरल प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे ओपिनियन दिए गए हैं रिगार्डिंग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला व्यू क्या है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट ने दिए हैं। पहला व्यू ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब कि जिसमें यूनिटरी फीचर्स भी है और फेडरल फीचर्स भी है। और कोई बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, पर उसमें कुछ नॉवल फीचर्स हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट का व्यू हो गया। अब दूसरा व्यू कौन देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिन लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, उनका व्यू क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल नेचर का है। ठीक है, और तीसरा व्यू जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो क्या कहते हैं कि आई थिंक इट इज़ एग्रीड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विथ स्टैंडिंग द मैनी प्रोविजन विच आर कंटेंड इन इट वेयर बाय द सेंटर हैज़ बिन गिवन पावर्स टू ओवरराइड द प्रोविजंस इज नॉनथलेस इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो क्या बोलते हैं कि ये कहा जा सकता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि सेंटर को पावर देता है कि वो स्टेट को ओवरराइड करे। अगर हम उन प्रोविज़न को ना देखें तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, फेडरल नेचर हो जाएगा। ओके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फेडरल फीचर्स हमने पढ़ा था कि फेडरल फीचर्स में क्या होता है कि दो गवर्नमेंट होती है, उन दोनों गवर्नमेंट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, अथॉरिटी दी जाती है कोर्ट्स को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाईकैमरलिज्म, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेन फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम पढ़ते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ पावर। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो 7th स्केड्यूल में है। 7th स्केड्यूल में
3 लिस्ट दी गई है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें सारे सब्जेक्ट्स वो है जो जिससे यूनियन डील करेगी। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिससे स्टेट डील करेगा। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट जिसमें दोनों डील करेंगे। ओके, तो पावर का डिवीजन है वो 7th स्केड्यूल में किया गया है। तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं? तो जब पावर का डिवीजन होता है तो सब साथ साथ रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 7 मतलब 7वें स्केड्यूल में दिया गया है डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट इज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। ओके, और इसी के अंदर जो सारी जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल अथॉरिटी है, ये अपनी पावर्स डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए ये सुप्रीम है। और ये जो सारे ऑर्गन्स है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये सबऑर्डिनेट है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, इसलिए ये सुप्रीम है। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम होने के लिए ज़रूरी है कि वो लिखा गया हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी डिसएग्रीमेंट्स ना हो, है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाना चाहिए। अब चौथा फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो कि फेडरल नेचर के हैं और वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंड हो सकते हैं, इसलिए ये रिजिड है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, ये भी फेडरल फीचर है। कैसे? अब हमने पढ़ा था कि जो दोनों ऑर्गन्स हैं वो दोनों को कोऑर्डिनेट करना होगा एक दूसरे के साथ में, ये फेडरल फीचर होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप दी हुई है पार्ट 11 में। तो वो हम कैसे याद कर सकते हैं कि मान लो ये सेंटर एक है, स्टेट एक है, इन दोनों को मिला लिया, पार्ट 11। ओके, तो सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप दी हुई है पार्ट 11 में और ये फीचर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ नेक्स्ट ड्यूअल पॉलिटी। तो ड्यूअल पॉलिटी की बात करें हम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल पॉलिटी को रखता है। जैसे कि जो सेंटर है वो बीच, जो यूनियन है वो सेंटर पे है और जो स्टेट है वो फेरी में है। ठीक है, तो ड्यूअल पॉलिटी हो गई। तो इसमें क्या है कि जो सेंटर है वो अपने स्पीयर में काम करता है, जो स्टेट है वो अपने स्पीयर में काम करता है, तो ड्यूअल पॉलिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट इज ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑथोरिटी, दैट इज जुडिशरी, फॉर फॉलोइंग पर्पस। पहली चीज़ तो है कि वो प्रोटेक्ट करता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 137 एंड सेकेंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि एक जुडिशरी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो, एक ऐसी अथॉरिटी हो जो कि फॉलोइंग पर्पसेस फुलफिल कर सके। पहला पर्पस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करना, जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करके। जुडिशियल रिव्यू किस में दिया है? आर्टिकल 137 में दिया गया है। तो इसको हम कैसे याद करें? 13-7 को इसको हम डिवाइड कर देते हैं 13 और 7 में, और हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जुडिशरी क्या कर रही है? रिव्यू कर रही है लॉ का। तो वो क्या बोल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर 13-7 रहा तो मैं इसको रिव्यू कर दूंगी। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि 137 में क्या दिया है? जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इस दूसरा काम क्या होता है कि जो भी सेंटर और स्टेट है उन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करना है, और जो स्टेट्स है उनके बीच के जो डिस्प्यूट है उनको भी सेटल करना है। ओके, तो ये अथॉरिटी है कोर्ट्स के पास। अब एक और फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
तो इसको इंश्योर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू वेरियस प्रोविजन, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया टू जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो जजेस है उनका टेन्योर जो है वो सिक्योर रहेगा और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो फिक्स रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो द्विसदनीय प्रणाली के ऊपर बेस्ड है। द्विसदनीय कैसे? एक सदन होगा राज्यसभा, एक सदन होगा लोकसभा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो अब हम इनका रिवीजन करते हैं, फेडरल फीचर्स जो हमने पढ़े हैं। तो एक हो गया डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन दिखा। दूसरी चीज़ क्या है? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल होने के लिए ज़रूरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो किसके अंडर आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ रही है, क्योंकि वो इसी से अपनी पावर डिराइव कर रही है। तीसरी चीज़ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम होने के लिए ज़रूरी है कि वो रिटन में हो, लिखित में हो। चौथी चीज़ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि फेडरल नेचर के हैं और उनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, इसलिए ये रिजिड हो गया। अब सेंटर स्टेट रिलेशन दी गए हैं, तो वो पार्ट 11 में दी गई है। हमने कैसे याद किया था? सेंटर और स्टेट, ये पार्ट 11। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 11 में दिया गया है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करें। और ड्यूअल पॉलिटी के बारे में पढ़ा था हमने कि एक यूनियन होगा जो कि सेंटर में होगा और स्टेट जो होंगे वो उसके फेरीफेरी में होंगे, ठीक है। और सातवीं चीज़ पढ़ी थी हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और वो कैसे करते हैं कि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया गया है। तो जुडिशरी का जो टर्म है उसको सिक्योर कर दिया और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी। तो इससे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब बाई कैमरलिज्म, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो द्विसदनीय प्रणाली के बारे में बताता है, जैसे कि अपर हाउस होगा राज्यसभा, लोअर हाउस होगा लोकसभा। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, तो कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि वो क्या करे? पहली चीज़, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कर सके थ्रू जुडिशल रिव्यू, वो हमने पढ़ा था आर्टिकल 137 में दिया गया है। और दूसरी चीज़ पढ़ी थी हमने कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन सेंटर स्टेट और स्टेट के बीच में, उसको रिजॉल्व करने का काम है। तो ये अथॉरिटी दी गई है कोर्ट्स की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स तो है ही, साथ में यूनिटरी फीचर्स भी है। तो यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है? यूनिटरी की मतलब एकात्मक। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी देश है तो उसमें एकात्मक फीचर्स होने के लिए, यूनिटरी फीचर्स होने के लिए क्या ज़रूरी है? एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। तो इंडिया में क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप हो, कि एक को ही सिटीज़न, मतलब एक ही सिटीजनशिप है, इंडिया की ही है, स्टेट्स की नहीं है। और पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो फॉर्म करें न्यू स्टेट्स। और इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया। और अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया। अब पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट करती है नेशनल स्टेट इंटरेस्ट में, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये एक यूनिटरी फीचर है। तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फीचर है स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर्स दी गई है। 7th शेड्यूल में हम देख सकते हैं जो कि यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सेंटर को डील करने के लिए। तो उससे पता चलता है कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 155 एंड 156, एंड गवर्नर इज़ आंसरेबल टू हिम। तो ये इसकी निमोनिक टेक्निक क्या हो सकती है? तो देखो 155, 55 और 55
दे आर सिमिलर साउंड। मूवी देखी होगी ना, 55 बचपन। तो 55 हम मान लो प्रेसिडेंट और बचपन गवर्नर। तो 55 क्या कर रहा है, बचपन को अपॉइंट कर रहा है, तो 155 में अपॉइंटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि जो हमारा इंडिया है उसको तो तोड़ा नहीं जा सकता है, पर जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है उनको तोड़ मरोड़ करके कुछ नया बनाया जा सकता है, या उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, या उनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती है। ओके, इन इंडिया द स्टेट्स हैव नो राइट्स टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। द पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन मे ऑल्टर द बाउंड्रीज, एरिया, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और फॉर्म न्यू स्टेट्स। तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं दी गई है। जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपना नाम, अपना बाउंड्रीज नहीं चेंज कर सकते हैं, जबकि जो पार्लियामेंट है वो इंडिया की स्टेट्स जो है उनकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर सकते हैं और उनके नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और नए स्टेट्स बना सकते हैं, 2 स्टेट्स से 3 स्टेट्स बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब वो तोड़ा नहीं जा सकता है, पर स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि वो तोड़े जा सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट दिया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यूनियन मतलब इंडिया, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। ओके, नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि यूएसए देख लो, तो वहाँ पे क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं, एक यूनियन का अलग रहता है और एक स्टेट का अलग होता है, जबकि हमारे इंडिया में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में केवल एक सिटीजनशिप है जो कि इंडिया की सिटीजनशिप है, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। और ये कहाँ दिया गया है, तो ये पार्ट 2 में दिया गया है, आर्टिकल 5 to 11 में दिया गया है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अनदर फीचर है, यूनिटरी फीचर है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो फ्लेक्सिबल कैसे हुई, तो कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ये अमेंडमेंट का प्रोविज़न है ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। ओके, एमरजेंसी प्रोविज़न। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप की इमरजेंसी बताता है। एक तो हो गई नेशनल इमरजेंसी, एक हो गई स्टेट इमरजेंसी, और एक हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगाई जाती है, जब कोई भी वॉर है, जब कोई युद्ध लड़ा जाता है, या कहीं बाहर से हमला हुआ है, या अंदर ही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, सेंटर पावरफुल होता है, तो यही यूनिटरी फीचर हो गया। और ये आर्टिकल 352 में दिया गया है। तो इसकी निमोनिक टेक्निक क्या होगी, 352, हाँ 352। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी। तो ये कब लगाई जाती है, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, जैसे कि अभी मणिपुर है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है कि वहाँ का जो फंक्शनिंग है, स्टेट की फंक्शनिंग वो सही से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मणिपुर क्राइसिस हो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी देयर अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। इसकी निमोनिक टेक्निक क्या होगी, ये दिया है अंडर आर्टिकल 356। 56 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 56। तो 56 भोग लगा दिया तो स्टेट इमरजेंसी आ गई। क्यों, क्योंकि सब 56 भोग लगा के बैठे हैं और फूड की कमी हो गई, तो ऐसे करके स्टेट इमरजेंसी आ गई, ऐसे याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी दी गई है आर्टिकल 360 के अंदर। तो हम इसे इसकी निमोनिक टेक्निक क्या होगी, 360, है ना। तो जब भी हम कुछ भी फाइनेंशियल रिलेटेड एग्रीमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, साठगांठ करते हैं, है ना। साठगांठ मतलब एक तरह से एग्रीमेंट ही बोलते हैं उसको, है ना। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम याद कर सकते हैं 360 से, 360 से। ओके, इन सारी इमरजेंसी में सेंटर के पास सारी पावर्स आ जाती है, तो इसलिए ये क्या है, यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज।
ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज दी गई है, जिसमें प्रोविज़न है आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का। और ये जो सर्विसेज है ये ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विस है। अब नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग मशीनरी। तो इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग मशीनरी यहाँ पे क्या है कि एक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया का होता है, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के ऑडिट्स को अकाउंटिंग करता है, उसकी रिपोर्ट बना के और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखता है। तो ये क्या है? यूनिटरी फीचर है। ये दिया है अंडर आर्टिकल 148 टू 151। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर स्टेट बिल। तो गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर बीइंग पास फ्रॉम लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 200 एंड 288(2). तो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर होती है ओवर स्टेट बिल्स, तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट की कंसिडर के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है? वीटो पावर। ये आर्टिकल 200 और 288 में दिया गया है। नेक्स्ट है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। यूनिटरी फीचर है। कैसे यूनिटरी फीचर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th स्केड्यूल में राज्यसभा सीट्स का अलोकेशन किया गया है स्टेट्स को। डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अलोकेट की गई है डिफरेंट स्टेट्स को। तो इससे हमें समझ में आता है कि इक्वालिटी नहीं है स्टेट रिप्रेजेंटेशन की। ओके, ये यूनिटरी फीचर हो गया। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम प्रेजेंट करता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे होता है और उसके नीचे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं, हाई कोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 124 और 214 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है आर्टिकल 124 में, तो हम इसकी निमोनिक टेक्निक क्या बना सकते हैं? जुडिशरी, न्याय 24 घंटों मिलना चाहिए, उसे याद रख सकते हैं 124, है ना। 124 इंटीग्रेटेड जुडिशरी। पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर स्टेट लिस्ट नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है जो भी मैटर्स एनलिस्टेड है स्टेट लिस्ट में उसके ऊपर। कब बना सकती है? जब नेशनल इंटरेस्ट में बना सकती है, जो कि आर्टिकल 249 में दिया है। और जब भी इमरजेंसी हो उस दौरान बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। तीसरी चीज़ जो है वो जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को एनफोर्स कराने के लिए या उसको इफेक्ट में लाने के लिए लेजिस्लेट कर सकती है अंडर आर्टिकल 253। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी पार्लियामेंट के जो लॉज है वो प्रिवेल करेंगे। हमारे स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जब कानून बनाए जाते हैं तो बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और यूनियन के लॉज में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब इनकन्सिस्टेंसी होती है बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द स्टेट, तो जो पार्लियामेंट्री लॉज है वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। ये कहाँ दिया है? तो आर्टिकल 254 में दिया है, 254 में दिया गया है। डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन फाइनेंशियल मैटर्स है उनमें सेंटर का डोमिनेंस है, ये पार्ट 12 में दिया गया है। और रेसिडरी पावर भी सेंटर को दी गई है। तो ये क्या है? यूनिटरी फीचर्स है। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे? कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अधिकतर पावर किसको दे दी गई है? सेंटर को दे दी गई है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया। और ये किस में दिया है? स्केड्यूल 7 में दिया गया है। नेक्स्ट है गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कहाँ का है? सेंटर का है। और वो अपॉइंटमेंट किसका कर रहा है? गवर्नर का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। ओके, नेक्स्ट है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है? जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रही है, नए नाम दे रही है और नए स्टेट्स बना रही है। तो पार्लियामेंट इंटरफेयर कर रही है स्टेट्स में, है ना। तो ये एक यूनिटरी फीचर हो गया। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंगल है, हमारा कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं,
पहले था जम्मू और कश्मीर में, जो अब ख़त्म हो गया है। सिंगल सिटीज़नशिप, एक ही सिटीज़नशिप होती है हमारे पास, इंडियन सिटीज़नशिप, कोई स्टेट की नहीं होती, जैसे कि ना एमपी की, ना राजस्थान की, कहीं के भी स्टेट की सिटीज़नशिप नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। कैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड हो सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है एमरजेंसी प्रोविजन। तो एमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है उसके पास सारी पावर्स आ जाती है, तो इसलिए ये यूनिटरी फीचर है। ओके, आर्टिकल 352, 356 और 60 में एमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अपॉइंट होते हैं वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये आर्टिकल 312 में दी गई है। और जब इसको निमोनिक टेक्निक से कैसे याद कर सकते हैं, तो जो सिविल सर्वेंट है उनकी 12 बज जाती है सर्विसेज देते देते, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं 312 में। इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग मशीनरी, तो जो सेंटर और स्टेट है उनकी ऑडिटिंग मशीनरी इंटीग्रेटेड है ना। मतलब जो CAG है वो सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों के लिए ऑडिटिंग करेगा अंडर आर्टिकल 148 to 151। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरिंग, वही आर्टिकल 3 का। और प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, तो जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट। सेकेंड, नेक्स्ट है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। तो 4th स्केड्यूल में क्या किया गया है, जो राज्यसभा में सीट्स है उनका अलोकेशन किया गया है और डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है दी गई है डिफरेंट स्टेट्स को, तो इक्वालिटी नहीं है स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, आर्टिकल 124 और 214 में दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारी स्टेट्स के जो केसेस है वो भी सुनती है, ठीक है, और जो स्टेट्स है उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करती है। तो ये एक तरह से क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, वो एक दूसरे के से कोऑर्डिनेट करके चलती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए गए हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। किन केसेस में बना सकती है? जब नेशनल इंटरेस्ट में बना सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे बना सकती है, और जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाना हो तब वो कानून बना सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जब पार्लियामेंट लॉज में इनकन्सिस्टेंसी आ जाए पार्लियामेंट और स्टेट लॉज में, तो पार्लियामेंट लॉज प्रिवेल करेंगे, ठीक है, जो कि आर्टिकल 254 में दिया गया है। नेक्स्ट है जो सेंटर है उसका डोमिनेंस होगा फाइनेंशियल मैटर्स में, और ये पार्ट 12 में दिया गया है। नेक्स्ट जो है जो रेसिडुअरी पावर्स है वो सेंटर को दी गई है आर्टिकल 248 के अंदर। तो ये सारे क्या है, यूनिटरी फीचर्स हैं। ओके, अभी जो हमने डिस्कशन किया है उससे क्या क्लियर हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी फीचर्स भी है, फेडरल फीचर्स भी है। तो इसका मतलब ये है कि ना वो यूनिटरी है ना वो फेडरल है, तो वो क्या है, वो इन दोनों के बीच का है, मतलब क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल कैसे, कि जब नेशनल इंटरेस्ट में या इमरजेंसी की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव करता है एज ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेचर क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। और जब नॉर्मल टाइम पे वो एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव करता है, उसका नेचर क्या हो जाता है, फेडरल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, क्वासी फेडरल है, मतलब वो ऑसिलेट करता है बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी एंड फेडरल। ओके, थैंक यू।